जिससे मैंने शादी की थी घर वालों के खिलाफ जाकर, अब मुझे ही वह नहीं भाता है। अपने पति को अब नहीं भाने की वजह भी बहुत गहरी है। जो जो सपने मेरे कुंवारी मन ने देखा था, आज वह जस का तस ही रह गया। अब मेरी और मेरे पति की राहें भी अलग हो चुकी हैं। मेरा मन बहुत शांत रहता है। मन अभी भी इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं था कि आगे की जिंदगी करण से अलग होकर बितानी है। लेकिन ठीक है, जब रिश्तों में प्यार और समर्पण ही खत्म हो गई हो तो ढोने से क्या फ़ायदा। अब मैं सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई हूँ। इतनी ऊंचाई से नीचे सब बहुत दूर और नगण्य लग रहा था। अकेलापन और अधिक महसूस हो रहा था। शाम के 5 बज रहे थे। ऑफिस में पार्टी थी। उस हंगामे से बचने के लिए यहाँ सन्नाटे की शरण में आई थी मैं। आसमान में डूबते सूर्य की छटा निराली थी, पर सुहा नहीं रही थी। बहुत रोशनी थी अभी। एक कमरे में दरी बिछाकर एक कोने में लेट गई। न जाने कितनी देर सोती रही। कुछ खटपट की आवाज़ से आंखें खुल गई। खूब अंधेरा था। जब आंख लगी थी इतनी रोशनी थी कि बिजली जलाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई थी। किसी ने दरवाज़ा खोलकर घर में प्रवेश किया। मेरी डर की मारी जान निकल गई। केयरटेकर ने कहा था कि वह चाबी केवल मालिक को देता है। लगता है झूठ बोल रहा था। चाबी किसी शराबी को ना दी हो। सोचा होगा खाली फ्लैट में आराम से पिए, या उसकी स्वयं की नीयत में खोट ना आ गया हो। अकेली औरत इतनी ऊंचाई पर फ्लैट में फ़ायदा उठाने का अच्छा मौका था। डर के मारी मेरी जान निकल रही थी। आसपास कोई डंडा भी नहीं होगा जिसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करूं। डंडा होगा भी तो अंधेरे में दिखेगा कैसे। सांस रोके बैठी थी। अब तो जो करेगा अंग तुक ही करेगा। हो सकता है अंधेरे में कुछ समझ ना आए और वापस चला जाए। तभी कमरा रोशनी से जगमगा उठा। देखा तो सामने करण खड़ा था। करण को देखकर ऐसी राहत मिली कि अगला पिछला सब भूल बैठी और उससे लिपट गई। वह उतना ही हतप्रभ था जितनी में सहमी हुई। कुछ पल हम ऐसे ही गले लगे खड़े रहे। फिर अपने रिश्ते की हकीकत हमें याद आ गई। मैं तो यहाँ शांति से 3 दिन रहने आई हूँ। तुम नहीं रह सकते यहाँ। तुम जाओ यहाँ से। करण जिद्दी बच्चे की तरह अकड़ते हुए बोला। क्यों जाऊँ? मैं भी बराबर का किस्त भरता हूँ इस फ्लैट की। मेरा भी हक है इस पर। मैं तो यहीं रहूँगा जब तक मेरा मन करेगा। तुम जाओ अगर तुम्हें मेरे रहने पर ऐतराज है तो। मैंने भी अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए सीना चौड़ा करके कहा, मैं क्यों जाऊँ? पर मन में सोच रही थी, अब तो मर भी जाऊं तो नहीं खिसकूंगी इस जगह से। ऑफिस से निकलते हुए मन में आया होगा चलकर फ्लैट में रहा जाए, और मुंह उठाकर आ गया। कैसे रहेगा, क्या खाएगा, यह सोचने इसके फरिश्ते आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं यह केवल फ्लैट देखने आया था। मुझे देखकर स्वयं भी यहाँ टिकने का मन बना लिया। इसे मुझे चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। करण हक से डब्बा लेकर बालकनी में जाकर दीवार का सहारा लेकर फर्श पर बैठ गया। डब्बा उसके हाथ में था। मजबूरन मुझे उसके पास जमीन पर बैठना पड़ा। आसमान में बिखरे अनगिनत तारे निकटता का एहसास दे रहे थे, और अंधेरे में दूर तक जगमगाती रोशनी भी तारों का ही भरम दे रहे थे। खामोशी से बैठे यह नज़ारा देख बड़ा सुकून मिल रहा था। लेकिन अगर अकेली होती तो इस विशालता का आनंद ले पाती। ना चाहते हुए भी मुंह से निकल गया, कैसे हो? करण आसमान ताक रहा था। मेरे प्रश्न पर सिर घुमाकर मुझे देखने लगा। एक टक कुछ पल देखने के बाद बोला, बहुत सुंदर लग रही हो इस ड्रेस में। करण ने दिलाई थी जन्मदिन पर। कुछ महीनों से पैसे जोड़ रहा था। इस बार तुझे महंगी सी पार्टी वियर ड्रेस दिलाऊंगा। कहीं भी जाना हो तो बहुत साधारण कपड़े पहनकर जाना पड़ता है ना तुझे। सारा दिन बाजार घूमते रहे थे हम, लेकिन करण को कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। फिर यह कढ़ाई वाली मैरून रंग की कुर्ती और सुनहरा प्लाजो देखते ही बोला था कि यह पहन कर देख, रानी लगेगी। शीशे में देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसकी आंखों ने बता दिया ड्रेस मुझ पर कितनी फब रही है। कितना समय हो गया है इस बात को। मौके का इंतज़ार करती रही। किसी खास पार्टी में पहनूंगी। इतनी महंगी है कि कहीं गंदी ही ना हो जाए। आज ऑफिस में फंक्शन में पहनने के लिए ही निकाली थी,
लेकिन न जाने क्यों इतनी भीड़ में शामिल होने का मन ही नहीं कर रहा था। लगा सबको हंसता बोलता देख कहीं दहाड़ी मारकर रोने ना लग जाऊं। कुछ सामान इकट्ठा किया और यहाँ आ गई, इससे पहले कि मेरा बॉस मुझे लेने आ जाता। करण अभी भी मुझे देखकर बोल रहा था। करण अभी भी मुझे देख रहा था। बोला, इसके साथ झुमके भी लिए थे ना, वे नहीं पहने? 200 रुपए के झुमके भी खरीदे थे, बड़ी चाव से। कैसे एक एक चीज दिलाकर खुश होता था। मैं हंसकर कहती, ऐसे खुश हो रहे हो जैसे स्वयं पहन कर बैठोगे। वह मुस्कुरा कर कहता, मैं अगर ये सब पहनता होता ना तो भी मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी तुझे पहना देखकर मिलती है। कितना प्रेम था हम दोनों के बीच, लेकिन सुरक्षित भविष्य की चाहत में ऐसे दौड़ पड़ेगी, वर्तमान असुरक्षित कर लिया, एक दूसरे से ही दूर हो गए। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा। अनिकेत के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयारी हो रही थी, लेकिन मन नहीं कर रहा था, इसीलिए उसके आने से पहले ही जल्दी से निकल गई। अनिकेत का नाम सुनते ही करण का चेहरा उतर गया। न जाने क्या गलत फहमी पाले बैठा है दिमाग में। रात बहुत हो गई थी। मैं उठ खड़ी हुई। जिस कमरे में मैंने सामान रखा था वहाँ चली गई। रात के कपड़े बदलकर लेटने के लिए दरी बिछाई तो ध्यान आया, करण कैसे सोएगा बिना कुछ बिछाए? ऐसे कैसे बिना सामान के रात बिताने यहाँ आ गया? कितना लापरवाह हो गया है। बाहर आकर देखा तो करण अभी भी पहले की ही तरह बालकनी में दीवार के सहारे बैठा आसमान को टकटकी लगाए देख रहा था। कितना कमज़ोर लग रहा था। पहले जरा सा भी दुबला लगता था तो आधी रोटी अधिक खिलाए बिना नहीं छोड़ती थी। अब मुझे क्या रिश्तों के मतलब इस तरह बदल जाते हैं। मैंने उसकी तरफ चादर बढ़ाते हुए कहा, यह चादर ले लो, बिछा कर लेटना, फर्श ठंडा लगेगा। करण मेरी तरफ देखे बिना बोला, नहीं रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास 2 है, ले लो। करण बैठे बैठे ही एकदम से मेरी तरफ मुड़ा। उसका मुख तना हुआ था। दबे आक्रोश में बोला, जाओ यहाँ से, फिर बोलोगी मुझे केवल तुम्हारी देह की पड़ी रहती है, तुम्हारे शरीर के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता। जब से यह वाक़या हुआ था हमारे बीच की दरार खाई बन गई थी। वह ताने मार कर बात करता और मैं शांति बनाए रखने के लिए खामोश रहती। अब भाड़ में जाए शांति। तो क्या गलत बोला था? थकी हारी ऑफिस से 6 बजे आती और तुम बस वे सब करना चाहते थे। वैसे तो मुझे उसके छूने, उसके करीब आने से एक नैसर्गिक प्रसन्नता और तृप्ति मिलती थी, लेकिन उन दिनों ऑफिस के माहौल से बहुत परेशान थी। घर आते ही मन करता था करण के कंधे पर सिर रखकर ऑफिस की भड़ास निकालकर थोड़ा रोने का, लेकिन उसे आधे घंटे में ट्यूशन पढ़ाने निकलना होता था। मेरे आते ही वह मुझे बाहों में खींच लेता। उस दिन कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और ऑफिस में भी बहुत अधिक ही कहा सुनी हो गई थी। भरी बैठी थी मैं, अतः उसके करीब आते ही सारा आक्रोश उस पर निकल गया। धक्का देते हुए बोली, इस तन के अलावा और कुछ नहीं सूझता क्या? वह ठिठक गया, फिर एकदम पलटकर बाहर चला गया। रात को 12 बजे तक आता था और मेरी नींद ना खुले इसीलिए ड्राइंग रूम में ही सो जाता था। उस रात भी उसने ऐसा ही किया। सुबह जब मेरी आँख खुली वह तैयार होकर ऑफिस जा रहा था, बिना कुछ खाए और बोली वह चला गया। शाम को मेरे आने से 1 घंटा पहले घर आ जाता था और मेरे आते ही हम आधा घंटा अपनी तन मन की सब बातें करते थे। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरे के लिए समय नहीं होता था, लेकिन अब मेरे आने से पहले ही वह निकल जाता था। रोना तो बहुत आता था, पर मैं सही थी। उसके पास मुझसे बात करने के लिए 2 पल भी नहीं होते थे। वह खड़ा हो गया, मेरे कंधों को जोर से पकड़ चीखते हुए बोला, तुमने उस दिन मेरे प्रेम को गाली दी। जीवन में अगर अपने से अधिक किसी को प्यार किया तो वह तुम हो। अगर केवल तुम्हारे तन का भूखा होता तो कॉलेज में 3 साल तक बिना हाथ लगाए नहीं रहता। मन तो तब बहुत मचलता था, लेकिन वादा किया था कि तुम्हारी इज्जत से कभी खिलवाड़ नहीं करूँगा। वही तो आधा घंटा मिलता था करीब आने का। सारा दिन बीत जाता
तुम्हारे बारे में सोचते सोचते तुम्हारे नज़दीक आकर पूर्णता का एहसास होता, स्फूर्ति आ जाती, दुनिया का सामना करने की ताकत मिल जाती। मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति थी वह। तुम में समाकर इतने गरीब हो जाने का एहसास था कि लगता हम एक हैं। उसने मेरे कंधे छोड़ दिए। आवाज़ थरथरा रही थी, आंखों में दर्द था और वह लड़खड़ाते हुए बाथरूम में चला गया। मेरा मन भारी हो गया। उसकी नज़रों से कभी सोचने की कोशिश नहीं की। दोनों एक दूसरे का साथ चाहते थे, लेकिन अलग अलग तरीके से। जीवन की भाग दौड़ में समय इतना कम, ज़रूरतें इतनी अधिक, सब बिखर गया। बात केवल इन गलतफहमियों के कारण बिगड़ी होती तो शायद संभल जाती, लेकिन हमारे रिश्ते में धोखा और झूठ भी शामिल हो गए थे। कमरे में जाकर लेट गई और रोते रोते कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह फिर बाहर के दरवाजे के खुलने की आवाज़ से आँख खुली। ताला कुछ सख्त लगता है। कमरे से बाहर आई तो करण खाने पीने का सामान लेकर आया था। चेहरे पर वही उसकी चिर परिचित मुस्कान। कितने भी गुस्से में हो, बहुत जल्दी सामान्य हो जाता है। मैं बातों को मन में रख कर अपना भी दिमाग खराब कर लेती हूँ और दूसरों से भी चिढ़कर बात करने लगती हूँ। करण, आज गरम गरम कॉफ़ी पीते हैं। नीचे कुछ खाने पीने की दुकानें खुल गई हैं। क्या है, मैं जल्दी से मंजन कराई। फिर हम कल की तरह बालकनी में फर्श पर बैठकर नाश्ता करने लगे। करण आसमान की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ से सुबह शाम आसमान की छटा कितनी निराली दिखती है। अद्भुत नज़ारा है। अगर हम साथ रहते तो कितना अच्छा लगता। रोज़ यहाँ बैठकर बातें करते। कह तो सही रहा था, लेकिन जो नहीं हो सकता मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। नाश्ते में एक पेस्ट्री भी रखी थी। हम अक्सर छोटी सी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए मीठे में एक पेस्ट्री ले आते हैं। दोनों आधी आधी खा लेते थे। यह पेस्ट्री किस खुशी में? याद है, आज ही के दिन हम मिले 4 महीने हुए थे और तुमने मेरे साथ डेट पर जाना स्वीकार कर लिया था। तुम भी कमाल करते हो, न जाने कैसी छोटी छोटी बातें याद रख लेते हो। वह डेट वेट नहीं थी, कॉलेज कैंटीन में बैठकर कॉफ़ी पी थी बस। केवल तुमसे संबंधित बातें ही याद रख पाता हूँ। कैंटीन में उस दिन साथ बैठकर कॉफ़ी पीना एक महत्वपूर्ण कदम था। जब तुम पहले दिन कॉलेज आई थी तो अनिकेत और मेरी तुम पर एक साथ नज़र पड़ी थी। दोनों के मुंह से निकला था कि वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है। हम दोनों के दिल पर तुमने एक साथ दस्तक दी थी। हमने निश्चय किया कि हम दोनों तुम्हें लाइन मारेंगे और जिसकी तरफ तुम्हारा झुकाव होगा दूसरा रास्ते से हट जाएगा। उस दिन कैंटीन में कॉफ़ी पीते हुए यह खामोश ऐलान था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मुझे यह सब नहीं पता था। अनिकेत ने शुरू में मुझे प्रभावित करने की कोशिश तो की थी। करण गुलाब देता तो वह गुलदस्ता लाता। वह पैसे वाले घर से था, इसीलिए महंगे तोहफे देता था। लेकिन मुझे करण पहली नज़र में ही भा गया था। उसके हंसमुख व्यवहार और केयरिंग एटीट्यूड के आगे सब फीका था। धीरे धीरे हम दोनों समझ गए थे कि हमारा एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं और हमारे परिवार को हमारा साथ गवारा नहीं। करण के परिवार को मेरे खान पान से दिक्कत थी तो मेरे माता पिता को करण की आर्थिक स्थिति खल रही थी। वैसे मेरे परिवार के पास भी कुछ खास नहीं था, लेकिन पिताजी को लगता अपनी बहनों की तरह मैं भी अपनी खूबसूरती के बल पर पैसे वाले घर में स्थान बना सकती हूँ। स्नातक करते ही हम दोनों ने शादी की और जो नौकरी मिली पकड़ ली। फिर किराए का घर ढूंढना शुरू हो गया। 10-12 हज़ार से कम का कोई अच्छा मकान नहीं मिल रहा था। बहुत धक्के खाकर 2 कमरों का फ्लैट 7,000 किराए पर मिला, वह भी बस काम चलाऊ था। तब हमने निर्णय लिया कि आगे सोच समझकर जीवन की राह पर चलेंगे। पहले कुछ पैसे जमा करेंगे। अपना स्वयं का घर नहीं बन जाता तब तक परिवार नहीं बढ़ाएंगे। शुरू की हमारी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल रही। दोनों 6 बजे तक घर आ जाते, फिर बहुत बातें करते और सपने देखते। किराया देने के बाद अधिक नहीं बचता था, लेकिन एक दूसरे के साथ मस्त थे। फिर करण को लगा कुछ और पैसे कमाने के लिए ट्यूशन पकड़ लेनी चाहिए और मुझे लगा पदोन्नति और अच्छे वेतन के लिए एमकॉम कर लेना चाहिए। बस हम दोनों दौड़ में शामिल हो गए, एक बेहतरीन भविष्य की कामना में।
इतने थके रहने लगे कि एक दूसरे के लिए समय नहीं होता, बस झुंझुलाहट रहने लगी। इस बीच करण का मन सीए की पढ़ाई करने का भी करता। बीच बीच में वह बहुत होशियार है। मुझे कई बार लगता इतनी जल्दी शादी करके कहीं पछता तो नहीं रहा। वह आगे पढ़कर बहुत कुछ कर सकता था। इस बीच करण के पिताजी का देहांत हुआ तो उसके बड़े भाई ने घर बेचने का निर्णय ले लिया। घर खस्ता हालत में था। फिर भाई को पैसे चाहिए थे फ्लैट खरीदने के लिए। वह दूसरे शहर में रहता था। करण की माताजी मेरे कारण हमारे साथ नहीं रहना चाहती थी। मकान बेचकर जो रकम मिली उसके 3 हिस्से हुए। 2 हिस्से माताजी व भाई साहब के साथ चले गए। अपने हिस्से से हमने भी फ्लैट बुक करा दिया। हमारी मुसीबतें और बढ़ गई। जहाँ रहते थे उसका किराया, फ्लैट की किस्तें, फिर जिंदा रहने के लिए रोटी और कपड़ा भी तो ज़रूरी था। हमारे बीच खींच भी रहने लगी। ऐसा नहीं था हम हमेशा एक दूसरे से सड़े रहते थे। जब किसी का जन्मदिन या छुट्टी होती तो प्रेम भी खूब लुटाते, लेकिन अक्सर एक दूसरे से बसते या चिढ़कर बातें करते। मजबूरन मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ी। वहाँ का माहौल बर्दाश्त के बाहर हो गया था। करण को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरी परेशानी समझते हुए कुछ बोला नहीं। उन्हीं दिनों अनिकेत से फिर मेरी मुलाकात हुई। वह सीए कर चुका था और अपने पिता की फर्म में काम करता था। परेशान देखकर जब उसने कारण पूछा तो पुराने दोस्त के सामने बाढ़ के पानी की तरह सारा उद्गार तीव्रता से उमड़ पड़ा। उसने तुरंत अपनी फर्म में बहुत अच्छे वेतन के साथ नौकरी का प्रस्ताव दे दिया और मैंने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। करण को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहा। झगड़ा किया और बहुत कुछ बोल गया। उस समय समझ नहीं सकी थी करण के आक्रोश का कारण, लेकिन आज समझ गए। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। अब हमारे बीच बोलचाल खत्म हो गई थी। मैं कुछ भी बोलने से डरती कि वह बखेड़ा ना खड़ा कर दे। वह सामने पड़ते ही मुंह फेर कर इधर उधर हो जाता। अनिकेत के पास दिल्ली के बाहर कई दूसरे शहरों का भी काम था। वह अक्सर बाहर जाता रहता था। मुझे नौकरी करते हुए अधिक समय नहीं हुआ था, फिर भी मेरा नाम लखनऊ जाने वाली टीम में शामिल था। जब मैंने करण को बताया कि मुझे 5 दिनों के लिए लखनऊ जाना है तो वह बड़बड़ाने लगा। यह मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात हो गई थी कि पति का मिजाज देखूं या नौकरी। मेरा मन बड़ा खिन्न सा रहता। उससे बात करने का भी मन नहीं करता। जाने से 2 दिन पहले सतीश जी ने मुझे बताया कि मुझे लखनऊ नहीं शिमला जाना होगा। वहाँ जो टीम ऑडिट करने गई है उसके एक सदस्य की तबीयत खराब हो गई है। मुझे क्या फ़र्क पड़ता था, फिर भी कहीं भी जाना हो। मुझे करण को बताने का मन नहीं हुआ, इसीलिए कि फिर दोबारा उसकी बड़बड़ शुरू हो जाएगी। अच्छा हुआ नहीं बताया। मुझे करण का वह रंग देखने को मिला जिस पर मुझे अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं जब 5 दिनों के लिए बाहर गई थी 2 महीने पहले, तो क्या तुम शिमला गए थे? करण आश्चर्य से। हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता? मैं भी तब शिमला में ही थी और मैंने तुम्हें देखा था। अच्छा, तुम तो लखनऊ जाने वाली थी, और अगर शिमला गई थी तो बताया क्यों नहीं? साथ में घूमते बड़ा मज़ा आता। अच्छा, और जिसके साथ घूमने का कार्यक्रम बनाकर गए थे उस बेचारी को मझधार में छोड़ देते? करण असमंजस से देखते हुए बोला। तुम क्या बोल रही हो मुझे नहीं पता। राहुल और सौरभ बहुत दिनों से कह रहे थे कहीं घूमने चलते हैं। मैं बस टालता जा रहा था। जब तुम लखनऊ जा ही रही थी तो मैंने उन्हें कार्यक्रम बनाने के लिए हाँ कह दे। रहने दो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम वहाँ सोनाली के साथ रंगरलियाँ मनाने गए थे। करण आश्चर्य से बोला। कौन सोनाली? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लड़ने के बहाने ढूंढती हो। अलग होना चाहती हो ना? अनिकेत का साथ चाहती हो ना? ठीक है, पर गलत इल्ज़ाम मत लगाओ। अब मैं झूठ क्यों बोलूँगा जब हम अलग हो रहे हैं? वैसे भी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। बहुत अच्छे, तुम अनिकेत को लेकर मुझ पर कोई भी इल्ज़ाम लगाओ वह ठीक है। तुम अनिकेत के लिए क्या महसूस करती हो मैं नहीं जानता, लेकिन अनिकेत के दिल में तुम्हारे लिए क्या है मैं समझता हूँ।
मेरे लिए तुम क्या हो तुम नहीं जानती हो। तुम मेरी ज़िंदगी की धुरी हो। सब कुछ मेरा तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। उसकी आंखें और भी बहुत कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसकी इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैं उसकी दीवानी हो जाती थी। जब मैं शिमला जाने वाले प्लेन में सवार हुई, बहुत उदास थी। पहली बार 5 दिनों के लिए करण से अलग हो रही थी और उसने केवल बाय कहकर मुंह फेर लिया था। शुरू में हम ऑफिस के लिए जब भी निकलते थे तो ऐसा लगता 7-8 घंटे कैसे एक दूसरे के बिना रहेंगे। बहुत देर तक एक दूसरे के गले लगे रहते। प्लेन में मेरी बगल वाली सीट पर बैठी लड़की बहुत उत्साहित थी, कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। मुझे उसकी आवाज़ से बोरियत हो रही थी। झल्लाकर मैंने पूछा, पहली बार प्लेन में बैठी हो या पहली बार शिमला जा रही हो? वह शर्माते हुए बोली, पहली बार अपने प्रेमी से इस तरह मिलने जा रही हूँ। वह शादीशुदा है। जब तक तलाक नहीं हो जाता हमें इसी तरह छिप छिप कर मिलना पड़ेगा। तलाक मिलते ही हम शादी कर लेंगे। मेरी उसकी प्रेम कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं आंखें बंद कर सिर टिकाकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब नाश्ता आया तो यह नाटक नहीं चला और वह दोबारा शुरू हो गई। उसके ऑफिस में ही काम करता था और उसके अनुसार दिखने में बहुत मस्त था, लेकिन बेचारी दुखी थी। बीवी उसकी बड़ी झगड़ालू थी, दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। उस लड़की की बकबक से बचने के लिए मैं कान में ईयरफोन लगाकर बैठ गई। उतरते समय वह कुछ परेशान लगी। बोली, मैं पहली बार इस तरह अकेली यात्रा कर रही हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर वे नहीं आए तो मैं क्या करूँगी? आप मुझे प्लीज़ अपना फ़ोन नंबर और नाम बता दो। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे सहायता मांग लूँगी। मेरा नाम सोनाली है, मैं हिंदुस्तान लिमिटेड में काम करती हूँ। मुझे ऐसे लोगों से चिढ़ होती है जो बेमतलब चिपकते हैं। मैंने उससे परिचय मांगा था, बेमतलब उतावली हो रही थी अपने बारे में बताने को, लेकिन वह उस कंपनी में काम करती है जिसमें करण भी नौकरी करता है। अनिकेत मुझे एयरपोर्ट पर लेने आया, देखकर बड़ा खुश हुआ। अच्छे होटल में ठहरने की व्यवस्था की थी। कमरे तक पहुंचाकर अनिकेत बोला, आज रविवार है, कल से काम करेंगे, तुम अभी आराम करो, जब उठो तो कॉल करना, कहीं घूमने चलेंगे। अच्छा, बाकी सब कहाँ हैं? मैंने पूछा। वे सब चले गए, उनका काम खत्म हो गया, अब बस मेरा और तुम्हारा काम रह गया है। मैं चुपचाप कमरे में अपने फ़ोन को हाथ में पकड़कर बैठ गई। अगर करण का फ़ोन आया यह पूछने के लिए कि मैं ठीक से पहुंच गई कि नहीं और मैं इधर उधर हुई तो बात नहीं हो पाएगी, अतः मैं शाम तक ऐसी ही बैठी रही, पर उसका फ़ोन नहीं आया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खोला तो सामने अनिकेत था। यह क्या, कपड़े अभी भी नहीं बदले? जब से ऐसे ही बैठी हो? मैं इंतज़ार करता रहा तुम्हारे बुलाने का। तैयार हो जाओ, हम बाहर घूमने चलते हैं, वहीं कुछ खा कर आ जाएंगे, वह बोला। मैं बेमन सी हो गई और फिर सिरदर्द का बहाना बनाकर जल्दी वापस आकर कमरे में सो गई। अगले दिन जिस होटल में ठहरे थे वही का ऑडिट करना था, इसीलिए सुबह से शाम तक काम करते रहे। शाम को अनिकेत फिर घूमने की जिद करने लगा। अकेले रोज उसके साथ इस तरह घूमना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करती। घूमते घूमते सोनाली दिख गई, अकेली थी, फिर चिपक गई। उस दिन मुझे उसका साथ बुरा नहीं लगा। अनिकेत से उसका परिचय कराकर हम इधर उधर की बातें करने लगे। सोनाली ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड कल आने वाला था। सड़क मार्ग पर गाड़ी खराब हो गई तो बीच में कहीं रुकना पड़ा, अब रात तक आएगा। वह अकेली थी, हमारे साथ घूमने लगी। अनिकेत बोर हो रहा था, लेकिन मुझे क्या। अगले दिन अनिकेत जिद करने लगा कि कुछ खरीदारी करते हैं। मैं अधिकतर जीन्स पहनती हूँ तो मुझे शर्ट टी शर्ट की दुकान पर ले गया। सोनाली वहाँ पुरुषों के विभाग में शर्ट देखने में व्यस्त थी। उसने हमें नहीं देखा। बड़ी अजीब फंकी सी शर्ट देख रखी थी। खैर, मैंने करण के लिए एक चेकदार शर्ट खरीदी और बाहर जाने लगी तो सोनाली से टकरा गई। सोनाली ने अपनी ली हुई शर्ट दिखाते हुए पूछा, यह कैसी शर्ट है? शर्ट चटक ऑरेंज रंग की थी। मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसी शर्ट पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने
उससे कहा अच्छी है और आगे बढ़ गई। करण की याद इतनी सता रही थी कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। आखिर मैंने फ़ोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। अगले दिन हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन अनिकेत ने जानबूझकर एक दिन अधिक रखा था आसपास घूमने का। मुझे जानकर बड़ी बोरियत हुई। मेरा बिल्कुल मन नहीं था एक और दिन भी रुकने का। जब मैं घर पहुंची तो करण घर पर नहीं था। सोचा उसकी शर्ट निकाल कर पहन लेती हूँ। मैं ऐसा अक्सर करती जब भी उसकी नज़दीकी का एहसास करना होता था। अलमारी खोलते ही सामने ऑरेंज रंग की शर्ट दिखी। हाथ में लेकर देखा तो यह वही शर्ट थी जो सोनाली ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए खरीदी थी। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा था। स्थिति एकदम साफ थी। एक कागज पर संदेश लिखा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अब हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं बचा कि हम साथ रहें। मैं किसी वकील से बात करके आगे सहेली के घर रहने आ गई। उसके बाद करण के बहुत फ़ोन आए, लेकिन फ़ोन मैंने नहीं उठाया। जानती थी उसकी आवाज़ सुनकर रो पड़ूंगी और कमज़ोर पड़ जाऊंगी। 17 महीनों से एक जिंदा लाश की तरह घूम रही थी। अनिकेत ने बहुत मदद की। दाद देनी पड़ेगी बंदा, जितना मेरे साथ धैर्य से पेश आ रहा है कोई नहीं आ सकता। वकील से भी उसने जोर देकर समय लिया, वरना मैं तो टालती जा रही थी। करण ने जब मेरा हाथ पकड़कर दबाया तो मैं अतीत से बाहर निकली। ऐसा एकदम से क्या हुआ कि तुम घर छोड़कर चली गई? कारण जानने के लिए मैं तो पागल हो गया था। तुम्हारे ऑफिस के इतने चक्कर लगाए, लेकिन किसी ने अंदर नहीं घुसने दिया। तुम कहाँ रहने चली गई मैं नहीं जान सका। तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाती थी। मैं आहत स्वर में बोली, बनो मत। तुम शिमला में सोनाली के साथ थे, बस मुझसे तलाक का इंतज़ार कर रहे हो, उससे शादी करने के लिए ना। मुझे नहीं मालूम तुम किस सोनाली की बात कर रही हो। मैं तो बस एक सोनाली को जानता हूँ जो मेरे ऑफिस में काम करती है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैं शिमला अपने दोस्तों के साथ गया था। वे बहुत समय से मेरे पीछे पड़े थे, लेकिन मैं टाल जाता था। जब तुमने बताया तुम बाहर जा रही हो तो तुम्हारे बिना मैं यहाँ रहकर क्या करता। मेरे हाँ कहते ही दोनों ने शिमला का कार्यक्रम बना लिया। तुम सच छिपाने की कोशिश मत करो। सोनाली ने तुम्हें ऑरेंज रंग की शर्ट तोहफे में दी थी। तुम पागल हो गई हो। मैं उस बददिमाग लड़की से तोहफा क्यों लूँगा भला? वह शर्ट मैंने स्वयं खरीदी थी तुम्हें चिढ़ाने के लिए। मुझे मालूम था उसका रंग और प्रिंट देखकर तुम इतना गुस्सा खाओगी। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। अब यहाँ रुकने से कोई लाभ नहीं। पुरानी यादों से बचने आई थी, लेकिन फिर उसी भंवर में फंस गई। करण को भी यही आना था। उसको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। 2 दिन ही सही, फिर पता नहीं जिंदगी में कभी ना मिले। तभी बाहर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसे मेरी परवाह नहीं, लगता है चला गया। जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी उसे भी ख़त्म करके ही दम लेगा। मैं थोड़ी देर बाद नहाने चली गई। जब बाहर आई तो करण कमरे में मेरा इंतज़ार कर रहा था। तुम एकदम से नहीं दिखाई दी तो मुझे लगा तुम गुस्सा होकर चली गई। देखो आज छोटी दिवाली है, मैं कुछ लड़ियाँ, दीपक और रंगोली के रंग लाया हूँ। आखिरी ही सही हम एक बार इस नए घर में पति पत्नी का नाटक करके दिवाली मनाते हैं। फिर उसकी नज़र मुझ पर ठहर गई। हाथ का सामान नीचे रखते हुए बोला। वह एकदम से मेरे करीब आ गया। कायदे से मुझे उसे धक्का देकर अपने से अलग कर देना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। कितनी संतुष्टि मिल रही थी उसकी नज़दीकी से। तन और मन कितने बेचैन थे। शादी के इतने साल बाद भी इतनी बेचैनी। कैसे रह सकेंगे एक दूसरे के बिना? यार, एक अनजान लड़की ने क्या कह दिया, तूने सच मान लिया। मुझे देखा तूने उसके साथ कभी, और वह शर्ट मैंने स्वयं खरीदी थी। मैं तुझे रसीद भी दिखा सकता हूँ। मैं आहिस्ता से उससे अलग होते हुए सोच रही थी, कह तो यह सही रहा है। मैंने अपना फ़ोन खोलकर देखा। अनिकेत की कई कॉल्स आई हुई थी। मेरी सहेली का संदेश था, कहाँ हो यार, तुम्हारा बॉस पागल हो रहा है। कमाल है, अनिकेत को क्या परेशानी है? 2 दिन की छुट्टी है, मैं कहीं भी जाऊं उसे क्या? मेरे मन में न जाने क्या आया कि मैंने सतीश जी को फ़ोन मिलाया। वह बेरुखी से बोले, हेलो, बोलो क्या बात है? कुछ नहीं सतीश जी, बस दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए फ़ोन मिलाया था। उनकी आवाज़ एकदम से बदल गई। ओह अच्छा अच्छा,
आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल पार्टी में नहीं शामिल हुई? अनिकेत सर का मूड बहुत ख़राब था। सुनकर कुछ अजीब लगा, तब बोली, बस तबीयत ना कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए शोर शराबे से दूर अपनी मम्मी से मिलने आई थी। आपने इतने कम नोटिस पर शिमला जाने का टिकट करवा दिया, आप भी कमाल हो। इसमें कमाल क्या, हमारी ट्रैवल एजेंट से साठ-गांठ रहती है। 2 टिकट ही तो करवाए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अधिक हो तो थोड़ी परेशानी हो जाती है। 2 टिकट? लेकिन मैं तो अकेली गई थी। तुम्हारी बगल में सोनाली बैठकर गई थी, उसका टिकट भी मैंने ही करवाया था, अनिकेत सर के कहने पर। वह सर की ममेरी बहन है। उसने तुम्हें बताया नहीं? मैं इतनी थकी हुई थी कि प्लेन में बैठते ही नींद आ गई, इस कारण हमारी खास बात नहीं हुई। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके मैंने फ़ोन काट दिया। करण मेरे निकट आते हुए बोला, क्या हुआ? अनिकेत और सोनाली भाई बहन है और शिमला में ऐसे नाटक कर रहे थे मानो एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। यह दोनों की चाल थी। शक का बीज बोया। करण तुम्हें और सोनाली मुझे पाना चाहती थी। शिमला में वह मुझ पर नज़र रख रही होगी। जैसे ही मैंने वह शर्ट खरीदी, उसने भी वैसे ही एक और खरीद ली होगी। मैं अभी अनिकेत के घर जाकर उसकी ऐसी धुनाई करूँगा कि साला आगे से मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। रहने दो करण, हमारे रिश्ते में दरार पड़ गई थी, तभी दूसरों को सेंध लगाने का मौका मिल गया। मैं उसके एकदम करीब जाकर बोली, मैं आज ही अनिकेत की नौकरी से इस्तीफ़ा देकर कहीं और काम ढूंढ लूँगी। अपने बीच किसी तीसरे को नहीं आने देंगे। मुझे लगा मेरे दिल का अंधेरा छट गया है और अब हम रात को मिलकर दीप सजाएंगे असली पति पत्नी की तरह। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।